नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि इस बार बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास रहेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी अब बिहार के होम मिनिस्टर होंगे। नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है 20 साल से, हर बार उन्होंने होम डिपार्टमेंट अपने पास ही रखा। यह पहला मौका है जब बीजेपी को गृह विभाग मिला। होम डिपार्टमेंट के बदले में जेडीयू को वित्त मंत्रालय मिला। पिछली सरकार में सम्राट चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव को बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। इन दो बदलावों के अलावा कोई खास बदलाव नहीं हुआ। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं। सम्राट चौधरी के अलावा दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा को लैंड, रेवेन्यू और माइनिंग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। मंगल पांडे के पास पहले की तरह स्वास्थ्य विभाग रहेगा। इसके अलावा उन्हें कानून विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल होंगे उद्योग मंत्री। नितिन नवीन को पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग दिया गया है। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय, संजय सिंह को श्रम, अरुण प्रसाद को पर्यटन और कला और सुरेंद्र मेहता को एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन, रमा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्रेयसी सिंह को सूचना और तकनीकी के साथ साथ खेल विभाग, जबकि प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता और वन मंत्री बनाया गया है। कल जेडीयू के 8 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली थी, इसलिए जेडीयू कोटे से कम 6 से 7 मंत्री और बन सकते हैं। जिन नेताओं ने कल शपथ ली उनमें विजेंद्र यादव का कद सबसे ज्यादा बढ़ा और जैसा मैंने आपको बताया, विजेंद्र यादव को नीतीश कुमार ने इस बार वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी है। वित्त के साथ साथ वाणिज्य और ऊर्जा विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा, जबकि नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले विजय कुमार चौधरी को संसदीय कार्य, जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग दिए गए हैं। ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी श्रवण कुमार को दी गई है। अशोक चौधरी के पास ग्रामीण विकास विभाग होगा। लेशी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता, मदन सैनी को समाज कल्याण और सुनील कुमार को शिक्षा विभाग मिला है। नीतीश सरकार में इकलौते मुसलमान मंत्री मोहम्मद जमा खान पिछली बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहेंगे। बिहार में नीतीश सरकार बन गई, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया, लेकिन विपक्ष अब तक हार के सदमे में है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता तो दिख ही नहीं रहे। विपक्ष में सिर्फ एक नेता है, असदुद्दीन ओवैसी, जो चुनाव के नतीजों के बाद भी खुश हैं। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते, इसलिए आज ओवैसी सीमांचल के लोगों को धन्यवाद देने पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की उन सभी सीटों पर गए जहां उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं या फिर यहां मामूली वोटों से हार गए। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सीमांचल के विकास का वादा किया था, वो अपना वादा निभाएंगे। विधानसभा में उनकी पार्टी के 5 विधायक दिखाएंगे कि जनता की आवाज कैसे उठाई जाती है। मैंने जो वादा आपसे किया है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत सीमांचल से किए थे। बिहार में विरोधी दलों के नेता अब अपनी हार के कारण खोज रहे हैं, लेकिन बीजेपी बिहार के बाद अब मिशन बंगाल पर लग गई। बिहार में घुसपैठ का मुद्दा था, अब बीजेपी बंगाल में घुसपैठ को और बड़ा इशू बनाएगी। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। घुसपैठियों को चुन चुन कर हम बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने भुज में बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर एसआईआर का जिक्र किया और बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर निशाना लगाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को हटाने के इस अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में भी एसआईआर का विरोध किया, लेकिन ऐसे राजनीतिक दलों को बिहार के नतीजों से सबक लेना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सरकार का यह प्रण है कि एक एक घुसपैठिया देश के बाहर निकाला जाएगा। बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। अमित शाह ने भले ही ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर ममता ही थी, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर का खूब विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर बंगाल में एसआईआर की प्रोसेस को तुरंत रोकने की मांग की है। ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी में ममता ने कहा कि बंगाल में एसआईआर अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लोग आत्महत्या करने लगे हैं।
ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की वजह से सरकारी कर्मचारी प्रेशर में हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया को फिलहाल रोक देना चाहिए। ममता बनर्जी की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दी। सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन जमीन की हकीकत तो यह है कि एसआईआर का डर बांग्लादेशी घुसपैठियों में खुलकर दिखाई दे रहा है। सैकड़ों घुसपैठिए सामान समेटकर नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे हुए हैं। हकीमपुर चेकपोस्ट पर सैकड़ों घुसपैठिए पिछले कई दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बीएसएफ की तरफ से इन्हें ग्रीन सिग्नल मिले और ये वापस बांग्लादेश चले जाएं। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार इस वक्त हकीमपुर में ही हैं। ओंकार ने बताया कि एक हफ्ते से बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे लोगों को अचानक पता लगा कि बीएसएफ की तरफ से परमिशन मिल गई है। घुसपैठिए भारत से खुद ब खुद वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। आज ढाका में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई। इंडिया टीवी के संवाददाता शोएब रजा इस वक्त ढाका में ही हैं। शोएब ने बताया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रोटेस्ट मार्च ढाका के अलावा चटगांव, राजशाही, रंगपुर, कोमिला, खुलना और कॉक्स बाजार शहरों में भी निकले। अब बात दिल्ली ब्लास्ट की। आज इस मामले में कई बेहद हैरान करने वाले खुलासे हुए। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और शोपियां के मौलवी इरफान के मोबाइल डेटा को रिट्रीव किया तो सिर्फ मुजम्मिल के फोन से 200 वीडियो मिले। इनमें से कई वीडियो जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर के हैं। इसके अलावा असगर और दूसरे जैश कमांडर्स की भड़काऊ तकरीरें भी मुजम्मिल के मोबाइल से मिली। जैश के अलावा आईसिस के टेररिस्ट के ऑडियो वीडियोस भी इनके मोबाइल फ़ोन से मिले। मुजम्मिल के फ़ोन से जो 200 वीडियोस रिट्रीव किए गए, उनमें से 80 वीडियोस टेरर ट्रेनिंग, बॉम्ब मेकिंग और केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुजम्मिल के वीडियोस से दिल्ली, मुंबई और यूपी के कई भीड़-भाड़ वाले इलाकों के वीडियोस भी मिले। मोबाइल डेटा के एनालिसिस से पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट का सुइसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल 3 साल पहले 2022 में टर्की गए थे। टर्की में दोनों ने आईसिस के एक कमांडर से मुलाकात की जो सीरिया का रहने वाला था। आईसिस आतंकवादी से मुजम्मिल और उमर की मुलाकात पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर हंजुला ने अरेंज कराई थी। दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान स्वदेशी फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां दिखाते हुए क्रैश हो गया और इस हादसे में तेजस के पायलट विंग कमांडर नमन सयाल की भी मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है। हादसे के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि तेजस हवा में परफॉर्म कर रहा है और उसने आसमान में कई बार कलाबाजियां दिखाई, मनूवर्स किए। फाइटर जेट पूरी तरह पायलट के कंट्रोल में था, लेकिन करीब 1.5 मिनट के बाद ऊपर जाने की बजाय जहाज अचानक तेजी से नीचे आया और क्रैश कर गया। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि तेजस विमान को उड़ा रहे विंग कमांडर नमन सयाल एक बहुत ही ट्रेंड पायलट थे और वो क्रैश से पहले इजेक्ट हो सकते थे, लेकिन तब विमान के दर्शकों के बीच गिरने का खतरा होता, इसलिए उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। विंग कमांडर नमन सयाल तेजस को किसी तरह से किसी एक सेफ एरिया में लेकर के गए और वहाँ ये जहाज़ क्रैश हो गया। एयरफोर्स ने बताया कि इस क्रैश में विंग कमांडर नमन को गंभीर चोटें आई थीं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तेजस विमान दुबई के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 2:10 पर क्रैश हुआ।